नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर एक बार फिर से आपका मैथमेटिका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछली वीडियोस में आपने नाभिक की संरचना पढ़ी। आज हम परमाणु की संरचना का चैप्टर प्रारंभ कर रहे हैं, जिसे तकरीबन हमें 3 कड़ियों में समाप्त करना पड़ेगा। तो आज ये उसकी पहली कड़ी है, जिसमें हम पढ़ेंगे थॉमसन का मॉडल पढ़ेंगे, रदरफोर्ड का अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, साथ ही नाभिक के आकार की गणना जो कि रदरफोर्ड साहब ने की थी अनुमानित, वो भी निकालना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं परमाणु की संरचना तथा स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति। अगर हम पुरानी बात करें तो ऐसा माना जाता था कि पदार्थ की सबसे छोटी जो इकाई होती है, स्मॉलेस्ट इकाई जो पदार्थ की होती है, वो क्या होता है? एटम यानी कि परमाणु होता है। ठीक है, परमाणु सबसे छोटी इकाई है और इसे और ज्यादा छोटे भागों में तोड़ा नहीं जा सकता। ये ना तो तोड़ा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, ना तो इसे तोड़ा जा सकता है, ना ही ये मर सकता है। ये अविभाज्य है और अविनाशी है, मतलब कभी भी मरने वाला नहीं है। ठीक है, अंग्रेजी में हम इसे इमॉर्टल बोलते हैं। ठीक है, और यूनानियों से ये कहानी शुरू हुई थी, तो उन्होंने इसे अपनी भाषा में अतोमोन शब्द बोला, जिसका मतलब होता है अविभाज्य होना। ठीक है, डाल्टन साहब आए और उन्होंने इस कहानी को थोड़ा सा और रंग भरा। उन्होंने बताया कि जो परमाणु है वो सबसे छोटी इकाई है, जैसा है वैसे ही बिल्कुल उन्होंने भी एक्सेप्ट किया। और उन्होंने थोड़ा सा इसमें एडवांसनेस क्या डाल दी, कहा कि जो परमाणु है अगर उसका आकार बड़े छोटे आकार का होगा तो लगभग वो स्फेरिकल होगा, यानी कि गोल होगा। और अगर बड़ा परमाणु है तो थोड़ा सा वो क्या होगा, इस तरीके से चपटा हो जाएगा, थोड़ा सा अपने वजन के नाते, ग्रेविटी के प्रभाव के कारण थोड़ा सा चपटे आकार में हो जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा कि परमाणु अविनाशी भी है, ठीक है, अविभाज्य भी है, साथ ही साथ अपने आकार के अनुसार, यानी कि अगर वो छोटा है तो उसका आकार गोल हो जाएगा, और अगर वो बड़े आकार का है तो थोड़ा सा चपटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहां तक की कहानी में अभी तक हमने ये पाया कि ये बिल्कुल ब्रेकिंग की कहानी यहां पर कहीं भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अब यहां पर मामला ये है कि आगे ये कैसे ट्विस्ट आया कि परमाणु भी तोड़ा जा सकता है, या इसके अंदर भी कुछ चीजें मौजूद है, ये कैसे जाना गया। तो ये कहानी शुरू होती है 1897 ईस्वी से, जहां पर टॉमसन साहब ने माइनस चार्ज यानी कि निगेटिव कण को खोज डाला, ऋणावेशित कण को अपने परमाणु के अंदर खोज डाला। तो उन्होंने ऋणावेशित कण का खोज किया। कब किया? तो जवाब है ऋणावेशित कण को उन्होंने खोजा 1897 में, जिससे संभावना बनी कि अगर परमाणु के अंदर से ही ऋणावेशित कण निकल रहे हैं, इसका मतलब परमाणु को और भी ज्यादा छोटे भागों में तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो अब इसके बाद टॉमसन साहब ने अपनी मेहनत को आगे बढ़ाया और अपना मॉडल सामने पेश किया। तो टॉमसन मॉडल आ जाता है इसके बाद। आइए अब इस पर डिस्कशन करते हैं, इस टॉमसन मॉडल में क्या क्या था। तो इन सभी अपने आउटपुटों के आधार पर टॉमसन साहब ने अपना मॉडल पेश कर दिया। अब देखिएगा, यहाँ बड़ी सिंपल सी बात थी, ये तो सबको पता था कि परमाणु जो है वो उदासीन है। ध्यान दीजिएगा, परमाणु क्या है? उदासीन है। तो ये बात तो क्लियर हो जाती है कि जितना प्लस होगा इसके पास, उतना ही क्या होगा? माइनस भी होगा। ठीक है, तो उन्होंने अपना मॉडल जो दिया उसमें उन्होंने क्या कहा कि हमारा जो परमाणु है एक गोला है। कैसा है? एक गोला है, वो भी सॉलिड स्फीयर यानी कि ठोस गोला है। अंडरलाइन करिएगा, यही इनके लिए आगे चलकर काल बनने वाला है। इन्होंने कहा ये क्या है? एक ठोस गोला है, वो भी किससे बना हुआ है? तो जवाब है धनायनों से। ठीक है, इससे धनायनों से बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। और उसमें जो हमारे माइनस चार्जेस हैं वो इम्बेडेड है, यानी कि उसमें धसे पड़े हैं, इस तरीके से धसे हुए हैं। इसका जो कंपेयर है वो हम कहीं ना कहीं तरबूज से कर सकते हैं। तो तरबूज में आपने देखा होगा मित्रों, जब तरबूज को काट दिया जाता है तो तरबूज को काटने पर जो लाल भाग आपको दिख रहा है, रेड कलर वाला लाल भाग, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और इसमें जो बीज आपको काले काले इस तरीके से नजर आ रहे हैं, ये काले वाले बीज जो हैं, काले रंग वाले, वो आपके क्या हैं? माइनस चार्ज है। ठीक है, इसीलिए इस मॉडल को हम वाटर मेलन, अंग्रेजी में हम बोलते हैं ना, वाटर मेलन बोलते हैं तरबूज को, तो वाटर मेलन मॉडल भी बोला जाता है। इसका एक और भी नाम है प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है। ठीक है, इसका एक कंपेयर जो है हम और भी कर सकते हैं, वो है केक मॉडल से भी। वो क्या है? आपने केक देखा होगा, केक में क्या होता है? इस तरीके से बना होता है केक हमारा। ठीक है,
हैप्पी बर्थडे टू यू लिखा रहता है और इसके ऊपर चेरीज लाल लाल ऐसे लगी रहती हैं। तो ये जो लाल चेरीज हैं ये माइनस चार्ज के लिए, ये पूरा केक पॉजिटिव चार्जेस को दर्शाता हुआ लिया जाता है। तो ये इनका मॉडल है। उनके हिसाब से ये जो माइनस चार्जेज हैं ये केवल ऊपर से धंसे पड़े हैं, यानी कि अगर ये ऊर्जा पाएंगे तो सबसे पहले कौन निकलेगा, माइनस चार्ज। अब इनकी मेरिट यानी कि अच्छाइयां देखते हैं, इस मॉडल में अच्छाइयां क्या थी, क्या फायदे थे इसके, और फिर देखेंगे इसके दोष क्या थे। तो आइए देखें जरा इस मॉडल की अच्छाइयां यानी कि मेरिट्स। ठीक है, अगर मैं मेरिट की बात किया जाए तो देखिएगा मैंने क्या बोला कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एम्बेडेड है, मतलब केवल धंसा हुआ है, और अगर ये ऊर्जा पा जाए तो खट से सबसे पहले क्या निकलेगा, सबसे पहले निकलने का काम माइनस चार्ज करेगा। तो इसको अगर हीट किया जाए या इसे सूर्य के माध्यम से हीट दिया जाए, ठीक है, तो इन दोनों स्थितियों में इलेक्ट्रॉन ही सबसे पहले बाहर निकल कर आएगा। तो अब अगर हीट करते हैं तो हम लोग इसको कहते हैं उष्मीय उत्सर्जन, उष्मीय उत्सर्जन। और अगर धूप से हमने गर्मी दिया है तो आप इसको कह सकते हैं वैद्युत स्थैतिकी, वैद्युत उत्सर्जन कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, वैद्युत या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कह सकते हैं। ठीक है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का भी नाम दिया जा सकता है। ठीक है, इन नामों से इसको जान सकते हैं। अब अगर ये हीट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन निकलने पर किसी के ऊपर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी कि यह आयनीकरण को भी परिभाषित करता था। ठीक है, आयनीकरण को भी डिफाइन करता था। तो जो डाल्टन थॉमसन मॉडल है वो हमें क्या क्या बता रहा है, उष्मीय उत्सर्जन का व्याख्या कर रहा है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का व्याख्या कर रहा है, आयनीकरण का व्याख्या कर रहा है। इतनी सारी इसकी मेरिट्स हो गई, लेकिन डीमेरिट्स क्या हैं जिनके नाते ये मॉडल फ्लॉप हुआ। तो आइए डीमेरिट यानी कि दोष देखते हैं, इस मॉडल के दोष क्या थे। तो देखिएगा इन्होंने एक बात बोली थी, ये जो गोला है वो सॉलिड है यानी कि ठोस है। तो अब ये बताइए मेरे दोस्त कि अगर एक दीवार है उस पर मैं बॉल खींचकर मारूं तो क्या बॉल उस पार निकल जाएगी, जवाब है नहीं। बॉल अगर लगेगी तो दीवार से लड़कर क्या करेगी, वापस आ जाएगी, हमारे हाथ में आ जाएगी। ठीक है, अब यहां पर मामला ये है कि जब अल्फा रेस को इस पर छोड़ा गया तो पाया ये गया कि अल्फा रेस वापस आने के बजाय आर पार ऐसे निकल जा रही थी। इनके निकलने के नाते ये डाउट हुआ कि जैसा थॉमसन साहब ने बोला था कि ये गोला ठोस है, ऐसा है नहीं, यानी कि वो हॉलो है, यानी कि अंदर से खोखला है। ये इनकी पहली डिमेरिट थी। दूसरी, इनके अनुसार जब कोई इलेक्ट्रॉन को मैं हीट करता हूं, ऊर्जा पाता है और पर्याप्त ऊर्जा ना पाए कि बाहर जाए, तो अपनी जगह पर केवल कंपन करता, मतलब ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है, हल्का हल्का वाइब्रेट करता है। तो इस वाइब्रेशन से कुछ ना कुछ चीजें निकलेंगी ऊर्जा के रूप में, जिनसे हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता होगा। ठीक है, पर ये स्पेक्ट्रम हर तरीके का होगा, मतलब हर तरह का इसमें स्पेक्ट्रम मिलता होगा। लेकिन जब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखा गया तो उसमें हर तरीके के स्पेक्ट्रम या हर तरीके की रेखाएं प्राप्त नहीं हो रही थी, जिससे कंफर्म हुआ कि इस मॉडल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोष है। अब इस सुधार के लिए अगले हमारे वैज्ञानिक रदरफोर्ड साहब आए और इसमें सुधार करने की बातें उन्होंने किया। और उन्होंने किया क्या, आइए इस चर्चा को भी देखते हैं हम लोग। रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग 1906 से 1911 तक इन्होंने प्रयोग किया। प्रयोग क्या था कि ये अल्फा कण की बम्बारमेंट करते थे अलग अलग मेटल्स पर, यानी कि धातुओं पर, और उसको ऑब्जर्व करते थे कि कितनी किरणें कितने एंगल से या कितने डिग्री से विक्षेपित हुई हैं या सीधे सीधे निकल गई हैं। इन चीजों का एनालिसिस कर रहे थे। तो ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट विथ गोल्ड फॉयल यानी कि स्वर्ण पत्र के साथ जब वो प्रयोग कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया, स्वर्ण पत्र लिया और स्वर्ण पत्र की जो थिकनेस उन्होंने रखी थी वो थी 2.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर। ये था आपका गोल्ड फॉयल यानी कि स्वर्ण पत्र था। इस पर इन्होंने क्या किया, अल्फा रेज डाला। इसके लिए उन्होंने चारों तरफ से इसे पर्दे से घेर दिया। ये पर्दा आपका गोल्ड सिल्वर फॉयल सिल्वर का पर्दा था। ठीक है, सिल्वर फॉयल का पतला पर्दा था और बाहर जिंक सल्फाइड का भी एक काला पर्दा लगा। आगे हम जिंक सल्फाइड पर इसके पहले वाले वीडियो में जब हम लोगों ने नाभिक की संरचना पढ़ी तो मैंने बताया था कि नाभिक की संरचना में
एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें हमने क्या देखा था कि यहाँ पर हमें डॉट यानी कि बिंदु कुछ मिल रहे थे, व्हाइट स्पॉट मिल रहे थे, जिनसे हमें आगे चलकर पता चला कि हमारे जो नाभिक है उसके अंदर प्रोटॉन मौजूद रहता है। और ये एक्सपेरिमेंट भी रदरफोर्ड ने ही किया था। ईंट पर नाच पर प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने दिया था, वहां समझाया गया था। अब फिलहाल ये चर्चा वहां पर की है, यहाँ की चर्चा में ये बातें शामिल नहीं है। हम अब यहाँ से अल्फा किरणें यहाँ पर भेज रहे हैं। इस तरीके से अल्फा किरणें स्वर्ण पत्र पर जा रही हैं और जाने के बाद देखा क्या गया कि मैक्सिमम टाइम ये किरणें सीधे सीधे निकल गई, ज्यादातर मामलों में सीधे निकल गई, कुछ मामलों में कुछ कोण से विक्षेपित हुई, कुछ में कुछ ज्यादा से विक्षेपित हुई, ठीक है। और कभी एकाक किरण ऐसी भी हुई जो ऐसे गई और उसी मार्ग से क्या की, वापस चली आई। तो उन्होंने क्या देखा कि जब किसी स्वर्ण पत्र पर हम अल्फा कणों की बौछार करते हैं तो सबसे ज्यादा मात्रा में किरणें आर पार निकल जाती हैं, कुछ किरणें थोड़ा डेविएशन पाती हैं, कुछ किरणें बहुत तगड़े तरीके से मुड़ती हैं और कुछ ऐसी भी हैं कि अपने पाथ को ट्रेस आउट करती है, मतलब वापस उसी रास्ते की तरफ मुड़ जाती हैं जिधर से वो आई थी। अब इनकी व्याख्या क्या थी? पहली चीज, जो ये बहुत सारी किरणें सबसे ज्यादा मात्रा में बाहर निकल रही हैं, वो ये बता रही हैं कि अंदर बहुत सारा खाली जगह है, जिस नाते अल्फा किरणों को रोकने वाला कोई नहीं है। तो ये बताता है कि हमारा जो परमाणु है वो अंदर से, परमाणु अंदर से क्या है, मैक्सिमम टाइम क्या है, खोखला है, मतलब एम्प्टी है, ज्यादातर वो एम्प्टी या खाली है। अब कुछ थोड़ा सा मुड़ा, कुछ ज्यादा मुड़ा, यानी कि इनकी मुलाकात किसी ऐसे चीज से हो गई है जो इन्हें विक्षेपित कर रहा है। और विक्षेपित करने के लिए जरूरी ये है कि हम ये जाने कि अल्फा कण किस स्वभाव का है, पॉजिटिव स्वभाव का। प्लस को विक्षेपित करने की क्षमता सिर्फ प्लस में होती है, यानी कि इस एटम के अंदर, यानी कि परमाणु के अंदर कहीं ना कहीं प्लस जरूर मौजूद है, पर इनकी संख्या बहुत कम है। इसलिए ये कंफर्म करता है कि पॉजिटिव जो है वो बहुत ही कम जगह पर विस्तृत रूप में पड़ा हुआ है, वो काफी कम स्पेस इसमें ऑक्युपाई किया हुआ है। और जो डेविएशन कम पा रहा है इसका मतलब उससे दूर से जा रहा है, और अगर डेविएशन ज्यादा मिल रहा है इसका मतलब आप उसके ज्यादा पास पहुंच चुके हैं, क्योंकि आप भी प्लस ये भी प्लस आपको तगड़ा प्रतिकर्षण देगा और ये एंगल ज्यादा डेविएट हो जाएगा। यानी कि इस कहानी से इतनी बातें समझ में आ जाती हैं कि परमाणु अंदर से पहली बात खोखला है और उसके अंदर पॉजिटिव जो है या प्लस जो है वो पूरा वितरित नहीं है, बल्कि किसी एक जगह पर संकुचित है, जिसे आगे चलकर हम नाभिक का नाम देंगे, ठीक है। अब इस प्रयोग का अगर ग्राफिकल ट्रीटमेंट देखा जाए, ठीक है, तो आइए उसको भी थोड़ा समझते हैं, ठीक है। ये ग्राफिकल ट्रीटमेंट हमारा गाइगर और मार्सडन ने दिया था, ठीक है। गाइगर और मार्सडन ने ये ग्राफ दिया था, किसके बीच में, थोड़ा सा और नीचे आते हैं, गाइगर और मार्सडन ने इस अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के लिए ग्राफ दिया था, जिसमें उन्होंने इस तरफ लिया था n, यानी कि वो अल्फा कण जो विक्षेपित हो रहे थे, और वो कितने कोण से विक्षेपित हो रहे थे इसके लिए उन्होंने एक्स एक्सिस की तरफ कोण बना लिया था। एक्स की तरफ उन्होंने कोण ले लिया था और वाई अक्ष की तरफ उन्होंने क्या ले लिया था, उन अल्फा कणों की संख्या या अल्फा रेज की संख्या, किरणों की संख्या जो किसी भी कोण से विक्षेपित हो रही। तो ये 0 डिग्री, ये 10 था, 20 था, 30 था, इस तरीके से बढ़ते हुए कोण आगे बढ़ते चले जा रहे थे, 40, 50, 60, अपना जैसा भी है इस तरीके से, ठीक है। और जब उन्होंने इसका डायग्राम बनाया तो इधर भी उन्होंने प्लॉटिंग किया हुआ था किरणों की संख्या के लिए। यहाँ पर 10,000 ले लेते हैं हम लोग, इसके नीचे 8,000 और नीचे घटते घटते 10 तक। तो जब उन्होंने इस ग्राफ को देखा तो ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा था, ठीक है। आप देख सकते हैं इस ग्राफ में जब हम एंगल 0 से 10 यानी कि नगण्य के बराबर, यानी कि जब किरणें सीधे सीधे निकल रही हैं और पूछे उनकी संख्या कितनी है, तो आप आराम से बता सकते हैं कि सर उनकी संख्या लगभग 10,000 है। और अगर मैं पूछूं 20 डिग्री पर विक्षेपित होने वाली किरणों की संख्या, तो आप ऐसे लाइन खींच रहे हैं, कह सकते हैं सर ये 3-4 हजार के आसपास है। 30 डिग्री वाले और कम है, और भी 50 वाले और कम है। और जब हम इधर की तरफ आ रहे हैं नीचे की तरफ, तो ये ग्राफ नीचे भाग रहा है, यानी कि जैसे जैसे हम 180 की तरफ मुखातिब हो रहे हैं, हमारा ये जो मान है वो लगातार क्या कर रहा है, घटता चला जा रहा है और एक समय एकदम नगण्य हो जा रहा है। यानी कि अगर 10,000 किरणें भेजी गई होंगी तो उन 10,000 किरणों में सबसे कम
180 डिग्री वाले विक्षेपित वाली किरणें होंगी, ठीक है, जिनकी संख्या अंडर 10 होगी, यानी कि 10 से भी कम की संख्या में होगा। अब इसके लिए उन्होंने मैथमेटिकल हिसाब किताब भी बना हुआ है, रदरफोर्ड के इस एक्सपेरिमेंट का कितनी किरणें विक्षेपित हो रही हैं, इस पर मैथमेटिकल अप्रोच भी बना हुआ है। उसके लिए फॉर्मूला हमारा है कि n प्रोपोर्शनल है 1/sin⁴ थीटा बाई 2 के, जहां n आप समझ रहे हैं, ठीक है, अल्फा किरणों की संख्या, थीटा वह कोण जिससे ये विक्षेपित हो रहे हैं। अगर आप ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दे तो यहाँ आ जाएगा k sin⁴ थीटा बाई 2। तो प्यारे बच्चों, इसी पर हम लोग एक अच्छा सा सवाल कर लेते हैं, ठीक है। आइए इस छोटे से सवाल पर हम एक फॉर्मूले पर एक क्वेश्चन हम लोग लगा लेते हैं। और क्वेश्चन क्या है, इस तरीके का है कि 90 अगर हम ये पता करते हैं 60 डिग्री पर 72 किरणें हमारी जो हैं वो प्रकीर्णन कर रही, यानी कि विक्षेपित हो रही है। 60 डिग्री कोण पर विक्षेपित होने वाले किरणों की संख्या 72 है। फिर से सुनिएगा, 60 डिग्री पर विक्षेपित होने वाले किरणों की संख्या 72 है, ठीक है, किसी रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में। तो क्वेश्चन ये 90 डिग्री पर विक्षेपित होने वालों की संख्या कितनी होगी। शॉर्ट में मैंने लिखा है 60 डिग्री पर विक्षेपित होने वाले अल्फा कणों की संख्या 72, 90 डिग्री पर विक्षेपित होने वाले अल्फा कणों की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो आइए अब यहां पर देखते हैं। अगर n60 की बात कर ले तो फॉर्मूले के हिसाब से लिख सकते हैं k/sin⁴ और कितने एंगल 60, तो 60/2 काटेंगे कितना आ जाएगा 30 डिग्री, k/1/2 के पावर क्या हो जाएगा 4। तो n60 की वैल्यू हमारी आ रही है 2 पर 4 मतलब 16, ये 16 ऊपर चला जाएगा, 16k हो जाएगा, ठीक है। इसका मान हमको कितने के बराबर दे रखा है मित्रों 72 के। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर 90 डिग्री के लिए जब चलते हैं तो k बाई लिख देंगे साइन पर क्या 4, यहाँ लगाएंगे 90/2 काटेंगे 45 डिग्री, ये हो जाएगा k/1/√2 के पावर 4। तो √2 4 आ जाएगा, ऊपर अगर क्या हो जाएगा 4k, ठीक है। इनकी संख्या हमको नहीं मालूम है, मैंने मान लिया x। तो इनको जरा साइड बाय साइड आप देख सकते हैं। ये है 16 के बराबर कितना 72, ये है 4 के बराबर कितना x, काट दीजिए 4 चौका 16, 4 से काटेंगे 4 एक्का में 4, 3 और 2 चरवाठे 32। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद x बराबर आंसर आ गया 18, यानी कि 18 किरणें ऐसी होंगी जो 90 डिग्री से विक्षेपित हो रही होंगी। तो उम्मीद करता हूं ये ग्राफ गाइगर और मॉर्सडेन का साथ में रदरफोर्ड का ये प्रयास आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, इसी दौरान रदरफोर्ड ने नाभिक के आकार की भी एक मोटी मोटी आकलन किया। अब उन चीजों को समझने के लिए हम फिर और अच्छे से समझते हैं क्या होगा। अगर ये मान लेता हूं मैं नाभिक है जिसमें कुल प्रोटॉनों की संख्या Z है, ठीक है, तो इस स्थिति में इस पर आवेश कितना होगा ZE के बराबर। बाकी आपका ये डिजाइन हो गया जो आप जानते हैं, फिलहाल आप जो जानते हैं वो डिजाइन ये हो गई, ठीक है। तो अगर इसमें Z प्रोटॉन है तो इस पर लगने वाला यानी कि आवेश कितना होगा कहेंगे ZE। और चूंकि हम स्वर्ण पत्र का एग्जांपल ले रहे हैं तो स्वर्ण का जो एटॉमिक नंबर है यानी कि परमाणु क्रमांक है वो 79 होता है, तो इसे हम 79e लिख सकते हैं। अब अल्फा किरणें जो आ रही हैं दूर दूर से भाग जा रही हैं कुछ, ठीक है, कुछ सीधे निकल गई, कुछ यहाँ आई तो थोड़ा सा कट गई, कुछ यहाँ आई और कट गई, कुछ और थोड़ा सा ज्यादा कट गई, ऐसे हो गया एंगल, ठीक है। और जो यहाँ पर आई वो और कट गई, और कुछ जो सीधे भिड़ी वो लगभग लगभग ऐसे मुड़ गई। यानी कि यहाँ से जो अल्फा किरणें भेजी जा रही हैं जिनको हम 2He4 यानी कि अल्फा किरणों का मतलब हमारा हीलियम परमाणु से भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ हीलियम है जो किसको हम अल्फा कण कह सकते हैं, ये जा रहा है वहां पर और मुड़ रहा है। अब ये बताएं सबसे जो मेन बात क्या है, ये सबसे पास कौन से पहुंच पाएगा, कहेंगे कि अल्फा कण वहीं सबसे पास इसके पहुंच पाएगा जिसका वेग सबसे ज्यादा होगा। क्योंकि मान लें आपका वेग कम है तो यहीं से आपको उठाकर फेंक देगा ये नाभिक प्रतिकर्षण के कारण। क्यों, मैंने अभी भी बताया था अल्फा कण कैसा होता है प्लस, और आपका ये नाभिक भी कैसा आवेशित है बाबू प्लस चार्ज का। तो जब प्लस के ये हल्के वेग से आप आएंगे तो ढकेल देगा, और अगर आपके अंदर ज्यादा वेग होगा तो पेनिट्रेशन क्षमता यानी कि भेदन क्षमता विभेदन क्षमता अधिक होगी, आप ज्यादा अंदर तक घुसते चले जाएंगे। तो सबसे ज्यादा अच्छा जो घुसेगा यहां तक जाएगा वही हमारे नाभिक की त्रिज्या निकलवाने में सक्षम होगा, आर निकलवाने में सक्षम होगा।
तो अब अगर हम बात करें प्रायोगिक पुष्टि की, तो हमारे पास V मैक्सिमम जो भेजने की फिलहाल क्षमता थी तब की, वो थी 2.1 इंटू 10⁷ मीटर पर सेकेंड। अब अगर अल्फा कण का भार की बात करें तो ये होता है m अल्फा बराबर कितना, इसमें कितने हैं कुल न्यूक्लियन, यानी कि कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या है, तो जवाब है 4। तो इसका अगर मैं भार पूछूं तो आप कह सकते हैं सर m अल्फा बराबर 4 इंटू, चाहे एक प्रोटॉन का भार ले ले चाहे एक न्यूट्रॉन का, तो जवाब होगा सर 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। 4 सत्ते 28, 4 छक्के 24, 2 26, 4 एक्का में 4, 2 6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, ये आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं इस अल्फा कण पर कितना चार्ज होगा, क्यू अल्फा कितना होगा। कहेंगे अल्फा पर कितने प्रोटॉन हैं, 2, इसलिए 2 प्रोटॉन के बराबर इसके पास चार्ज होगा। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19, यानी कि 3.2 इंटू 10⁻19। ठीक है, अब इतने सारे हिसाब किताब बैठने के बाद काम की बात सुनिए। जो सबसे ज्यादा अंदर तक घुस तक जाएगा वही हमारा आर नपवा सकेगा। तो इनके पास जो सुविधा थी उस सुविधा के अनुसार रदरफोर्ड के पास जो भेज पाया अल्फा कण, उन्होंने मैक्सिमम वेग वो था 2.1 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। तो अब अगर इस वेग से वहां भेजा मैंने और विक्षेपण हुआ, तो मैक्सिमम विक्षेपण की स्थिति में क्या होगा। अच्छा, एक बात और भी है, जो सबसे ज्यादा पास पहुंच पाएगा उस स्थिति में, नाभिक के जो सबसे निकट पहुंच पाएगा उसे हम निकटतम उपगमन दूरी कहते हैं। फिर से सुनिएगा, जो सबसे पास तक पहुंच पाएगा उसे हम निकटतम उपगमन दूरी कहते हैं। अब मामला ये है कि अगर मान लिया जाए कि ये गया और जाकर झटका खाकर वापस आया, तो जाते समय उसके पास वेग होगा, ठीक है, जिसके नाते उसके पास गतिज ऊर्जा होगी, और जब ये झटका खाकर वापस आएगा तो ये पूरी गतिज ऊर्जा स्थित ऊर्जा में बदल जाएगी, यानी कि टोटल काइनेटिक एनर्जी चेंजेस इनटू पोटेंशियल एनर्जी। अब याद करिएगा, आपको पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में याद होगा, 1/4 साइलेंस 0 Q1 Q2 बाई क्या R, जिसे हम लोग क्या लिखते हैं U के फॉर्म में, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। अब आइए जरा हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हाफ, फिर अल्फा m अल्फा मतलब अल्फा का द्रव्यमान, अल्फा का वेग का स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई साइलेंस 0, फिर Q1 का मतलब अल्फा का चार्ज कितने के बराबर है 3.2 इंटू 10⁻19। फिर बात करेंगे Q2 का मतलब इस नाभिक का आवेश जो कि है 79 इंटू ई, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन में क्या आ जाएगा मित्रों R। अब मुझे R निकालना था तो मैं R यहां बुला लाया और बाकी चीजें ऊपर भेज दिया, तो ये 2 ऊपर चला गया, 1 मिनट, ये 2 ऊपर चला गया, 3.2 इंटू 79 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 मिलकर 38, ठीक है, और 1/4 साइलेंस 0 की जगह 9 इंटू 10⁻9 अपॉन में ये पूरा का पूरा सिस्टम आ जाएगा, कौन m अल्फा और v अल्फा का स्क्वायर। तो m अल्फा की वैल्यू कितनी है 6.68 इंटू 10⁻27, फिर v अल्फा का मान कितना आपके पास 2.1 इंटू 10⁻7 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने पर हमें जो वैल्यू आती है वो आती है 2.47 माइनस 10⁻14 मीटर, 2.47 इंटू 10⁻14 मीटर। ये वो कैलकुलेशन है जो रदरफोर्ड साहब ने किया, और उनके हिसाब से जो परमाणु का नाभिक है उसका आकार कितना आ रहा है लगभग 10⁻14। पर उनका ये तर्क था कि अगर इस वेग को और बढ़ाया जाए तो हम और पास तक पहुंच सकते हैं, यानी कि नाभिक के बिल्कुल पास तक। तो इसीलिए उन्होंने एक एस्टिमेटेड वैल्यू लगभग माना, इसका जो मान है वो आएगा 6.9 इंटू 10⁻15 मीटर के आसपास, यानी कि नाभिक की अनुमानित आकार जो है वो 10⁻15 मीटर है। बाकी पिछले वीडियो में, एक पहले वाली वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, नाभिक संरचना में आपको बताया गया है नाभिक के कैलकुलेशन के लिए, त्रिज्या के लिए R0 a⁻1/3 वाले फॉर्मूले का हम उपयोग कर सकते हैं। तो ये रही कहानी रदरफोर्ड के कैलकुलेशन की कि नाभिक का आकार कितना होता है। तो यहां से उन्होंने एक अंदाज लगा लिया है 10⁻15 मीटर। अब आइए चलते हैं आगे की कहानी। अब रदरफोर्ड के पास काफी कुछ आ चुका है, इसलिए उनका व्याख्या कर पाना बड़ा आसान हो गया है कि हमारा परमाणु का आकार कैसा है। तो रदरफोर्ड का
रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। कैसा था परमाणु मॉडल? उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा भैया कि हमारे पास एक नाभिक है और वो नाभिक सिर्फ क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि उनके नाभिक में सिर्फ और सिर्फ अभी प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन की जानकारी रदरफोर्ड साहब को नहीं है, तो उनके नाभिक में केवल प्रोटॉन रहता है। और जिसकी त्रिज्या कितनी है नाभिक की? तो जवाब है सर, ये त्रिज्या है r बराबर 10⁻⁻15 मीटर। बाकी उन्होंने एटॉमिक साइज यानी कि परमाणु का आकार भी बताया। इस परमाणु के आकार के लिए उन्होंने त्रिज्या का जो एस्टिमेशन दिया एटम के लिए वो बताया 10⁻⁻10 मीटर। और उन्होंने क्या कहा कि ये सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं इसके बाहर, इस नाभिक के बाहर, ठीक है, नाभिक है हमारा, नाभिक के बाहर हमारे पास सर्कुलर ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो ये इनकी जानकारी हो गई इनके मॉडल की। नाभिक है 10⁻⁻15 मीटर की रेडियस का एक गोला है जिसके अंदर प्रोटॉन रहता है। बाहर का जो साइज है वो 10⁻⁻10 मीटर रेडियस का है जिसमें सर्कुलर ऑर्बिट्स बने हुए हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन लगातार क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। अब इनके में दोष क्या आ गया? इस मॉडल का दोष क्या आ गया? तो आपने पढ़ा हुआ है कि एक चलता हुआ आवेश, इलेक्ट्रॉन भी तो ऋणावेशित है मित्रों, तो एक चलता हुआ आवेश जो होता है वो सदैव रेडिएट करता है, एनर्जी उत्सर्जित करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। अगर ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो आप जरा इमेजिन करो, जो इलेक्ट्रॉन, मैं एग्जांपल से समझाता हूं, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा है वो लगातार चल रहा है और ऊर्जा का उत्सर्जन भी कर रहा है, ठीक है। तो जब ये चलता हुआ आवेश लगातार उत्सर्जन करेगा ऊर्जा का, तो इसकी ऊर्जा घटेगी, घटने के नाते उसका ऑर्बिट का आकार जो होगा वो छोटा होगा और छोटा होगा। जैसे जैसे घूमेगा ऊर्जा घटेगी 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 और उसका ऑर्बिट भी उसी के साथ साथ घटेगा और एक समय आएगा जब वो नाभिक पर आकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेगा, यानी कि अपनी कहानी खत्म कर लेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा जो परमाणु है उसका अस्तित्व संकट में आ जाएगा, जिसको हम लोग बोलते थे कि सर ये अविनाशी और अविभाज्य। अविनाशी तो अभाज्य तो रहा नहीं, लेकिन अविनाशी पर भी आ जाएगा डाउट। लेकिन आज तक हमने ऐसा देखा नहीं कि कोई परमाणु इस तरीके से दब गया हो, ठीक है। तो इसलिए ये जो कहानी थी इनकी, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ऑर्बिट के चारों तरफ, ये पक्का एक दिन इनको आकर न्यूक्लियस पर मरना चाहिए था, पर ये मर नहीं रहे हैं। इसलिए बात एकदम पक्की हो चुकी है कि ये जो कहानी है इसमें कुछ लोचा जरूर है। तो ये इनका पहला कमी हो गया, ठीक है। अब इस कमी के दौरान, सॉरी, इस गति के दौरान इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं तो आप समझ रहे हैं ये लगातार कुछ विशेष तरंगों का उत्सर्जन करेंगे, ठीक है। पर इन तरंगों में खासियत ये होनी चाहिए कि प्रत्येक रंग का स्पेक्ट्रम होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है, ठीक है। इसीलिए बोर साहब भी स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेन करने में असक्षम हो गए। इसीलिए इस मॉडल में भी दोष पाया गया और रदरफोर्ड के मॉडल को बाइकआउट किया गया। बाइकआउट नहीं किया गया मित्रों, आज भी पढ़ने के लिए सबसे अच्छा मॉडल यही है। समझने के लिए हम यही समझते हैं, बचपन से पढ़ते आते हैं, नाभिक है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो इसलिए सबसे आसान मॉडल पढ़ने में ये है। लेकिन इनमें जो दोष पाए गए हैं उसे आगे चलकर बोर साहब दूर करने का प्रयास करेंगे, जो हम अगली वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार बोर साहब ने इस मॉडल में सुधार किया, कुछ आर्गुमेंट्स देकर, और बहुत सारे अच्छे कैलकुलेशन किए हैं। यानी कि इस नाभिक की ये जो इलेक्ट्रॉन है जो घूम रहे हैं, इनकी अलग अलग त्रिज्या निकाली, पहले सेल के लिए, दूसरे कक्ष के लिए, तीसरे कक्ष के लिए, उनमें कितनी ऊर्जा है ये बताई, कितने वेग से कहां पर घूम सकता है इलेक्ट्रॉन, इस ऑर्बिट में, इस ऑर्बिट में या इस ऑर्बिट में, इसको कैलकुलेट कराया। तो उम्मीद करता हूं ये आज की वीडियो आपको बहुत प्यारी लगे, और जैसे लगातार आपके सारे बहुत सारे प्यार हमको बाकी वीडियोस में मिल रहे हैं, वैसे इसमें भी मिलता रहे। इससे हमारा हौसला बढ़ता है मित्रों, और वीडियोस को अपलोड करने का हौसला जितना ज्यादा आएगा उतना ही ज्यादा आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड कर पाना हमारे लिए आसान होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट, अच्छे प्यारे भले बुरे चाहे जैसे, लेकिन करते रहें, ताकि इंसान में कमियां होती हैं हमें भी सुधारने का मौका मिलेगा। तो फिर मैं लेता हूं आज के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।